कल मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में डिस्कशन किया था। ये मैंने एक फार्मूला लिखा था फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, बताओ है याद? सिंप्लीफाई करके -0.06 अपॉन n log 0.06 अपॉन n log 1 अपॉन q। देखो यहां पे मैंने माइनस हटा दिया ना, इसलिए 1 अपॉन q, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, और कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड ई सेल दैट इज 0, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ सेल तो एक ही जैसे होते हैं, कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, तो लिखिए एक प्रॉब्लम, कैलकुलेट द cell potential for the following concentration cell. अब मैं एक हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप भी नोट करिएगा। तो हाइड्रोजन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, HN ब्रैकेट का pH इक्वल्स टू 10, फिर का HN pH इक्वल्स टू 4, हाइड्रोजन 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बड़ा ये मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल है। मैंने जान के इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है ताकि इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो है वो कैटर हो जाए, इसमें pH भी आ जाए और गैस का प्रेशर भी आ जाए। तो मुझे ये बताना है, अगर मेरे पास ऐसा सेल है हाइड्रोजन का, तो उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। अब बच्चे अगर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये फार्मूला यूज करना है। और बड़ा इस फार्मूला में तो बस एक ही चीज है निकालने वाली, और वो है क्यूसी, है ना। क्यूसी निकालेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, क्यूसी निकालेंगे तो एन भी पता चल जाएगा, है ना, तो सॉल्व हो जाएगा। अब क्यूसी निकालने के लिए हम लिखते हैं ऊपर प्रोडक्ट्स, नीचे, तो आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। ये क्या है, ब्रिज, है ना, इधर एनोड, ये ब्रिज और ये कैथोड। तो बेटा हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, आप लिखो एट एनोड हाइड्रोजन gives 2 times HI by the loss of 2 electrons। ठीक है ना, एनोड पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। अब मैंने इनकी प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है ना वो भी साथ साथ लिखता हूं। हाइड्रोजन यहां लिखता हूं 100 एटमॉस्फेयर gives 2 times HI 10 is पर -10 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहां से आया, 10 is पर -10 मोलर, pH 10 तो 10 is पर -10 मोलर, समझ आ गया आपको, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब pH अगर 10 है, इट मींस 10 is पर -10 मोलर हो गए। नेक्स्ट लिखता हूं एट कैथोड, अगेन H पॉजिटिव आयन,
10⁻⁴ molar by the gain of 2 electrons. अब ये बना रहा है हाइड्रोजन गैस और प्रेशर है इसका 10 एटमॉस्फेयर। तो बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो रहा है एनोड पर, और देखो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव है बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बन गया हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर। अब मैं इन दोनों को ऐड करके ना सेल रिएक्शन निकालना चाह रहा हूं। दैट कम्स बी हाइड्रोजन एट ए प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर प्लस 2 times H positive ion 10⁻⁴ molar, इस तरफ आ गया। अगेन हाइड्रोजन एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर प्लस 2 times HN 10⁻⁻10। तो ठीक है, हमने सेल रिएक्शन लिख लिया, और बड़ा इसके लिए आप रेशियो क्यूसी कैलकुलेट करना हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड HN concentration raised by 2 divided by HN concentration raised by 2 into partial pressure of hydrogen। दिखने में तो एक जैसी रेशियो दिख रही है ऊपर नीचे, लेकिन वैल्यूज तो अलग अलग है ना। क्यूसी प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर प्रोडक्ट इनटू HN concentration raised by 2 divided by HN concentration raised by 2 divided by partial pressure of hydrogen। ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, आप बताएंगे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, तो यहां आ जाएगा 10 एटमॉस्फेयर इनटू 10⁻⁻10 रेज़ पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये आ गया 10 एटमॉस्फेयर, HN concentration ये आ गई 10⁻10 रेज़ पावर 2, HN concentration 10⁻⁴ रेज़ पावर 2, और पार्शियल प्रेशर इज 10 रेज़ पावर 2। इस केस में पार्शियल प्रेशर 100 है, 100 आ गया 10 रेज़ पावर 2। ये कैसे कैलकुलेट किया समझ आ गया आपको। अब बड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर 1 -20 प्लस 8 -2, ये 1 10 रेज़ पावर 1, ये -20, बड़ा ये ऊपर जाके +8 और ये ऊपर जाके माइनस, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 9 आ गया और माइनस का 22 आ गया, -20 और -2 -22, ठीक है। ये आ गया -13, तो दैट कम्स बी 10 रेज़ पावर -13। नो दैट इज द वैल्यू क्यूसी फॉर दिस। बस यही काम करने वाला था, ये हो गया तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो सबको यहां तक समझ आ गया? तो चलिए लास्ट में लिखे ये वाला फॉर्मूला। यस, ई सेल इज इक्वल टू -0.06 अपॉन 2 log 10 इज पर -30। मैंने ये वैल्यू ले ली 0.06 अपॉन n की जगह 2। सब बताओ n की जगह 2 समझ आ गया आपको? ओके, आगे आगे log क्यूसी, क्यूसी इज 10 पर -30, दैट इज -0.03 मल्टीप्लाइड -30 plus 0.39 volts will be the potential of this cell। तो बड़ा कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको बुक में बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लिखे इक्विलिब्रियम इन ए सेल। यस, इक्विलिब्रियम इन ए सेल। लिखो एक लाइन, एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल stops giving current। Every electrochemical cell stops giving current after some time। Every electrochemical cell stops giving current after some time because
and equilibrium will be established because an equilibrium will be established. चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्या मतलब है। अब बड़ा देखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार दोबारा मैं लिख रहा हूं जिंक आयन 1 मोलर, कॉपर आयन 1 मोलर कॉपर, स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। चलिए आप भी लिखिए इन दोनों को। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और ये सेल रिएक्शन है। कॉपर आयन 1 मोलर लिख दिया, जिंक आयन 1 मोलर। So standard is zinc ion to zinc, it is minus 0.76 volt, and standard is copper ion to copper, that is plus 0.3 volt. और ये जो सेल है इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड ही सेल आपको याद होगा 1.10 वोल्ट है, कुछ याद? गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर इट इज 1.10। क्या बोर्ड पर दिख रहा मुझे बता सकते हैं जिंक और कॉपर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा? कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो कैथोड का काम करता है, और जिंक का पोटेंशियल कम है ना? अब मैं इनके पोटेंशियल को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ग्राफ है? इस तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल कर देता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल, और इस तरफ टाइम। टाइम का मतलब हो गया, मान लो मेरे पास एक सेल है और इस सेल ने काम करना शुरू कर दिया। सेल आपको करंट दे रहा है, तो जैसे जैसे आपको सेल करंट दे रहा है तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? आप तो यहां टाइम क्या? 0। बताओ 0 टाइम में कॉपर का पोटेंशियल और जिंक का पोटेंशियल है ना? मान लो ये लिखता हूं प्लस 0.34 वोल्ट कॉपर का पोटेंशियल, ये कॉपर का पोटेंशियल है ना? यहां नीचे आते हैं, मान लो यहां पे आकर कहीं 0 वोल्ट है, और नीचे आते तो मान लो यहां पे माइनस 0.76 वोल्ट, ये जिंक का पोटेंशियल। ये मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ किया इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? है ना? ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये 0 टाइम है ना, और इस तरफ पोटेंशियल मार्क कर रहा हूं। ये कॉपर का पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट, और नीचे आएंगे तो पोटेंशियल ये 0 वोल्ट, और नीचे आ जाए तो माइनस 0.76 है ना? 0 टाइम में ये जिंक का पोटेंशियल है और ये कॉपर का पोटेंशियल है। ओके, ये समझ आया तो आगे क्लियर होगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं कॉपर की बात करता हूं। बोलो कॉपर कितना? ओके, बोलो जैसे जैसे टाइम पास होगा सेल आपको करंट देगा, तो कॉपर आयन जो है वो कंज्यूम होगा या प्रोड्यूस होगा? इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना? तो देखो टाइम के साथ साथ ये जो कॉपर हाफ सेल है इसका पोटेंशियल है। बताओ ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? पोटेंशियल कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि टाइम के साथ साथ कॉपर आयन कंज्यूम हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। और बताओ जो जिंक आयन है वो कंज्यूम होगा या प्रोड्यूस होगा? उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो टाइम के साथ साथ जो जिंक के बच्चे इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्राफ समझ आया? अब ना कुछ देर के बाद एक ऐसी स्टेज आती है ये दोनों पोटेंशियल बच्चे बराबर हो जाते हैं। एक पोटेंशियल कम होने लगता है, एक पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और कुछ देर के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, है ना? बराबर, मतलब दोनों की अमाउंट देखो ये इस पॉइंट पे आ गए, मतलब ये पोटेंशियल इतना हो गया, ये पोटेंशियल इतना हो गया, दोनों बराबर हो। कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, है ना? मान लो कोई वैल्यू माइनस 0.12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी वही हो गया,
इसका भी माइनस 0.12 वोल्ट हो गया एग्जांपल के लिए, और दूसरे इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते ये भी माइनस 0.12 वोल्ट हो गया। दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। पहले एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, अब दोनों सेम हो गए, दोनों नेगेटिव है मान, और दोनों का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। बड़ा जब ये बराबर हो जाता है ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, देखना पहले ई कैथोड बिकम इक्वल टू, है ना, कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड में और साइन दोनों में, है ना। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस, टेल मी क्या ये 0 हो जाएगा, ई सेल स्टैंडर्ड सेल नहीं, ई सेल 0 हो जाएगा, मतलब सेल आपको करंट देना बंद कर देगा। सेल के केमिकल खत्म नहीं हुए, उसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन दोनों हाफ सेल्स का पोटेंशियल बराबर हो गया। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट चलती है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं, वो तो बराबर हो गया तो करंट चलना बंद हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। चलिए ग्राफ बना लीजिएगा और लिखिए एट इक्विलिब्रियम ई कैथोड इज इक्वल टू ई एनोड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, किसी भी सेल में ऐसा ही होगा कुछ देर के बाद। So at equilibrium, E cathode is equal to E anode, and therefore E cell is equal to 0. और जैसे आपने लिखा E cell is equal to 0, उसके बाद लिख लो therefore the cell will stop giving current. Therefore the cell will stop giving current. तो बच्चे अब ये जो सेल है ना, ये करंट देना बंद कर देगा, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। लिखा आपने, फिर आगे लिखो, एंड द नर्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, एंड द नर्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखना मैंने नल्स इक्वेशन लिखी है, ई सेल की जगह क्या लिखा 0, है ना। आगे आ गया स्टैंडर्ड ई सेल माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहां KC क्यों आ गया, यहां तो QC था, याद करो जब इक्विलिब्रियम आता है QC बिकम्स इक्वल टू KC हो गया, है ना। सो एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC, वेयर KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करता हूं, स्टैंडर्ड ई सेल दैट इज RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ KC, दैट इज 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ KC। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ई सेल में एक रिलेशन आ गया इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर पता है आपको, N पता है, और रिएक्शन से पता चलेगा, फैराडेज कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बुक में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड ई सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, स्टैंडर्ड ई सेल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, log ऑफ KC इज इक्वल टू NF स्टैंडर्ड ई सेल divided by 2.303 RT, है ना। log KC, NF ऊपर आ गया, NF ई सेल और नीचे आ गया 2.303 RT।
बच्चे इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 16.912 एंड स्टैंडर्ड इज ये आ जाता है। देखना सारे कांस्टेंट मैंने रूम टेम्परेचर पे लगा दिए एट 298 केल्विन। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना। देखो एन की वैल्यू मैंने एन को एन ही रखा, एफ की वैल्यू लगा दी 96500, स्टैंडर्ड सेल आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 लगा दिया। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है log Kc 16.912 एंड स्टैंडर्ड सेल, देयरफॉर Kc इज इक्वल टू NT log 16.912 एंड स्टैंडर्ड सेल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। यस, NT log 16.912 एंड स्टैंडर्ड। जैसे देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंटी लॉग कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, तो बड़ा आसान होता है, कर पाएंगे जैसे हमने इक्विलिब्रियम में किया था। लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, फॉर अ स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल एट 298 केल्विन। Find the value of equilibrium constant for a standard galvanic cell at 298 Kelvin. ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन में लिखिए। फॉर स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल ये लिखिए, स्टैंडर्ड सेल इज 1.10 वोल्ट। बोलो ये याद है? अब आप मान लेना अगर आप और कोई सेल है, मान लो गैल्वेनिक सेल नहीं है, फिर आपको स्टैंडर्ड ई कैथोड और स्टैंडर्ड ई एनोड दिया होगा, आपने स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड लगा दिए, फार्मूला पर वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एन की वैल्यू 2 गैल्वेनिक सेल के, है ना। अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, Kc इज इक्वल टू NT log 16.912 into 2 into 1.10 ये आ गया 16.912 into 2 into स्टैंडर्ड सेल। बस बड़ा ये मल्टीप्लाई करना आपने, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं रफ में मल्टीप्लाई करूं, इधर देखो रफ में आइडिया लगाओ, अगर मैं इसको 17 मान लूं, इधर देखो है तो नहीं है 17 है, 17 से 0.1 यूनिट कम है, मान लो 17 टू द 34, 34 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 34 ही आएगा, है ना। फोन से या कैलकुलेटर से कैसे देखिए, यहां इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया, ये थोड़ा ज्यादा था ना अप्रोक्सीमेटली, है ना। 17 इंटू 2 34 इंटू 1, मैं इसको लिख देता हूं इज इक्वल टू NT log 34। तो बस ठीक है, फिर Kc इज इक्वल टू 10⁻34 आंसर आ जाएगा। NT log ऑफ 34 जो होता है वो 10⁻34 हो जाता है। NT log ऑफ 34 दैट इज 10⁻34। अच्छा मान लो ये 34.2 आ जाता, याद है मैंने बताया था NT log ऑफ 0.2 इंटू 10⁻34, तब इसका ये आंसर हो जाएगा। आया याद इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो 0.2 है इसका NT log आ गया और ये 34 पार में चला गया। 0.2 का NT log आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा देखने की, इज इट क्लियर? तो यहां से अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो अभी इस केस में आंसर आ गया Kc इज 10⁻। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में बहुत बड़ा है छोटा है? और कुछ याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा हो तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? द रिएक्शन मस्ट हैव मूव्ड कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में चली गई है, 10⁻34 का मतलब, है ना। लिख लो लास्ट में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, greater will be the extent of reaction, greater will be the extent of reaction in the forward direction,
greater will be the extent of reaction in the forward direction. Bracket will go towards the completion of reaction. Towards the completion of reaction. Towards the completion of reaction. ये भी ठीक है. चलिए दोबारा आते हैं यहां. बच्चे इधर देखना. आप क्या करना, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला एक बार दोबारा लिखो. राइट ऑन स्टैंडर्ड ई सेल. उसके बाद ये भी सेकंड भी लिखना और ये इसका थर्ड पार्ट भी लिखना. स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल लॉग Kc 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc. और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं. NF स्टैंडर्ड ई इज इक्वल 2.303 RT लॉग Kc. देखकर बताओ ठीक है. NF ऊपर आ गया. NF स्टैंडर्ड ई सेल नहीं स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग. ठीक है. और बड़ा मैं ऐसा कर रहा हूं, दोनों को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ये भी माइनस और ये भी माइनस. और मुझे बताओ माइनस NF स्टैंडर्ड ई सेल ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आ गया. नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा G स्टैंडर्ड इज माइनस 2.303 RT log Kc माइनस RT एक्सपोनेंशियल लॉग Kc. तो ये एक और रिलेशन आ गया डेल्टा G स्टैंडर्ड में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc greater than 1 is equal to 1 less than 1. ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है कि Kc की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है या 1 से कम है. फर्स्ट बोलो Kc इज, अगर Kc इज ग्रेटर देन 1 तो डेल्टा G स्टैंडर्ड विल बी नेगेटिव. सी यस और नो. If Kc is greater than 1, so log of value greater than 1 will be a positive value. So positive into negative. अगर Kc 1 हुआ log 1 क्या होता है? 0 है ना. So delta G will be 0. लाभ भी समझ आता है. Kc less than 1. इधर देखो, मान लो Kc की वैल्यू 1/10 है तो लेस देन 1 हुआ है ना. 1/10 तो लॉग की वैल्यू -1 आएगी ना. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा है ना. तो इफ Kc इज ग्रेटर देन 1 है ना, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. If Kc is greater than 1, reaction is spontaneous. If Kc is 1, reaction is at equilibrium. If Kc is less than 1, reaction will be non-spontaneous. और बड़ा ये जो डेल्टा G है इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, it is work useful, work maximum, and then minus NF standard is. मान लीजिए क्वेश्चन आता व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क यू कैन गेट, तो आपको समझ आना चाहिए आपको डेल्टा G कैलकुलेट करना. मैक्सिमम वर्क मींस डेल्टा G कैलकुलेट करना. ठीक है ना. तो फार्मूला रहेगा डेल्टा G का माइनस NF स्टैंडर्ड. सर ये लिखा माइनस NF स्टैंडर्ड. और इक्विलिब्रियम है तो फिर ये फार्मूला -2.303 RT log इक्विलिब्रियम. लिखो ये क्वेश्चन. फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क. Find out the maximum work we can get from a standard galvanic cell.
find out the maximum work we can get from a standard galvanic cell. लिखो आंसर में, लिखो फॉर स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल ये मैंने वैसे रिवीजन के लिए लिख दिया, आपने लिखो स्टैंडर्ड कैथोड प्लस 0.34 वोल्ट कॉपर की वजह से, स्टैंडर्ड एनोड माइनस 0.76 जिंक की वजह से, और स्टैंडर्ड सेल 1.10 वोल्ट। ये इसलिए लिखा, अगर और कोई सेल आ जाएगा तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी तो आप स्टैंडर्ड सेल निकालोगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज माइनस वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.10। और बड़ा वर्क है तो इसका यूनिट एसआई सिस्टम में जूल सकता है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 212,300 जूल्स या फिर 212.3 किलो, यह आंसर आ जाएगा। दिस आर वर्क मैक्सिमम वी कैन गेट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड गैल्वेनिक। ये 2 समझ आ गया गैल्वेनिक सेल में, फैराडे कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल 1.10। ठीक है, सॉल्व किया तो जूल्स आ गए। 212 इसको 1000 से डिवाइड किया तो किलो। ओके, तो बेटा डेल्टा जी इज द वर्क मैक्सिमम या द वर्क यूजफुल, है ना। बेटा जो वर्क आ रहा ना, वर्क की वैल्यू माइनस मैंने 212.3 आ रही, ये माइनस वर्क है, तो अगर मैं वर्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 212.3 किलो। ठीक है, तो बेटा ये एक और डिस्कशन हमने आज खत्म की, नल्स इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन। अब बेटा इसके आगे वाला जो डिस्कशन है कल का, वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप थोड़ा देख के आएंगे तो फिर हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू।